दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट का। ये आपका यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए होगा। तो आप सभी लोग कापी और पेन लेके बैठ जाइए और आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको आने वाले भर्ती जो आने वाली है उसमें आपको एक जगह लेनी है, सरकारी नौकरी पक्का करना है। तो आप सभी लोग पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं और फ्री में अपने चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम यादव यूनिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनको भी फ्री में पढ़ाई करनी है। और हम आप लोग के लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ सहयोग करिए इसमें। आपका पहला प्रश्न है इन्वायरमेंट का। हम पहला प्रश्न आज ले रहे हैं, वायुमंडल नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी वो एग्जामिनर आपको घुमा करके प्रश्न पूछता है, या वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, या वायुमंडल इस तरह से आपसे पूछता है। तो आपका हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो ये इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। हम जब तक सही आंसर लगाते हैं उसके पहले आप लोग आंसर राइट कर लीजिएगा या बताने का प्रयास करिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा साथ में। तो ये हो जाएगा आपका, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बीटी कपास क्या है आपको बताना है। या एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है और एक औषधीय पौधा है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। क्या है बीटी कपास, तो आपको बताना है। ये आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। ये आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो आप सभी लोग सहयोग करते रहिए, जिससे आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा होता रहेगा और मेरा भी कुछ होता है। इसमें कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2, H2S, HCl, N2। सल्फर ऑक्साइड है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या नाइट्रोजन। तो ये 4 गैसें आपकी दी गई हैं, इसमें कौन सा होगा। कि आपका SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी जो होती है, या अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, क्योंकि जो ताजमहल पे पीले रंग का हो रहा है इसी का प्रभाव है। तो आपका हो जाएगा SO2 हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा प्रदेश, सवाना हो जाएगा और मरुस्थल होगा। तो आप में से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना रहेगा, क्योंकि आपका जो हो जाता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, इसलिए यही होगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कौन सा रसायन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो आप लोग को बताना है, ये जानते हैं आप, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये आम को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गैसों में पूछा जाता है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा, इसको नहीं भूलेंगे आप लोग। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो दूषित जल पीने से नहीं फैलती है, आप जानते हैं। आपका जो बीमारी हो जाएगा यह आपका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा। यह दूषित जल पीने से फैलती है। बाकी आपका एड्स हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, इससे नहीं फैलती है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो जीवाणु होता है इससे होता है, और इसके कारण आंत में बुखार हो जाता है। ठीक है ना, ये दूषित जल जो होता है इसको पीने से हो जाता है, व्यक्ति में ये बीमारी हो जाती है। या हो जाए आपका
राइट आंसर आपका हो जाए बी हो गया टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं आपको बताना है? CO2, CO, N2O और CH4। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका दिया गया है CO2, CO और N2O, ये सब आपकी होंगी। लेकिन आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो दिया गया है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO। इनमें कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। द्विबीजपत्री पौधे को बताना हमको कौन सा यह होगा। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरसों आपका हो गया, चना हो गया, दालें, सोयाबीन ये जो होती हैं ये द्विबीजपत्री, इसमें 2 पत्र होते हैं। तो आपकी ये हो जाएंगे द्विबीजपत्री, मतलब हो जाएगा 2 पत्र पहले निकलते हैं इसमें। तो इसमें सरसों, चना, दालें और सोयाबीन आती हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है आपको बताना है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पाइलीसेड से। तो आपको बताना आंसर इसमें जाइलम हो जाएगा, क्योंकि जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का अधिग्रहण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप सभी लोग समय देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो जो होता है 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं आपके 30 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ मैं अपने इस वीडियो में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका होता है मार्कली पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों, बैरोमीटर। तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो भूकंप मापते हैं या लार्क भूकंप कहते हैं उसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, मार्कली पैमाना या रिक्टर पैमाना हो जाएगा। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप पर कंपन अथवा लहर के कंपन को भूकंप कहते हैं। जो लहर होती है उसमें तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है और इसका जो होता है रिक्टर स्केल से किया जाता है, जो भूकंप की तीव्रता होती है। तो आपका दोनों राइट आंसर हो जाता है। किस तरह से एक प्रश्न आपका आता है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन एवं डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो आप जानते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा 78 और ऑक्सीजन जो हो जाएगा आपका 21%। तो इन दोनों गैसों का जो मिश्रण हो जाएगा लगभग आपका हो जाएगा बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के 99% कवर की हुई हैं। 0.3% आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो 0.97% हो जाती है अन्य गैसें हो जाती हैं। तो आपका इस तरह से पूरा 100 पूरा हो जाता है कंप्लीट। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ये तो नहीं होगा। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना हो जाएगा। तो इसके पर्यावरण में अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल होता है इसमें आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि कोई चीज़ जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो उसको ज़्यादा कमांड होगा और ज़्यादा जानकारी होगी बच्चों को। तो इसलिए भ्रमण से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों में और उनकी देखने या सोचने और जानने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न आपका होगा, कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? इसका कैसे पहचानेंगे आप? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और मिट्टी का जो कठोर होगी। तो ये आपका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक रूप से जो शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता है इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता पाई जाती है। इस मिट्टी में लवण जो होते हैं इसकी सांद्रता पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, इन्वायरमेंटा कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी, व्यास। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की मेन नदियाँ हैं, झेलम, सिंधु नदी इसकी सहायक नदी है। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो बहती है वहाँ पे। ए इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर नदी घाटी में बहती है। और वहाँ पे पीर पंजाल पर्वत आपका है, बोरी नाग स्थान पाक के पास, वहाँ शेषनाग झील से निकल करके बुलर झील में गिर जाती है। आगे बहती हुई मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के समांतर बहती है ये। तो आपका हो जाएगा झेलम राइट आंसर हो जाएगा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं?
बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर के चरना, रोग फैला करके। तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनकर चरना। चुनकर चरते हैं तो इससे हो जाएगा वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वो अपनी मनपसंद की कुछ ही वनस्पतियों को खा जाते हैं, जिससे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, उनका एक स्थान से दूसरी वनस्पतियां स्थान ले लेती हैं। तो इस तरह से हो जाता है ये। अगला आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये हो जाएगा विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आवश्यक है। विटामिन, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है इसका, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से, सबसे ऊंची चोटी भारत की है माउंट केटू या गार्डविन ऑस्टिन केटू। यह आपकी जो पाई जाती है काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, याद रखिएगा। कभी ऊंचाई से भी प्रश्न आपके हो सकते हैं। केटू पूछता है कहीं कहीं, कभी गार्डविन ऑस्टिन केटू कर देता है। और किसकी श्रेणी है? तो काराकोरम की श्रेणी है, इसको ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है आपको। पारिस्थितिक मंडल या पर्यावरण जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारियां निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह कथन किसने दिया था? हरिश्चंद्र, कोल, दासमैन, लिनियस। तो दासमैन 1976 के अनुसार दिए थे ये। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दासमैन होगा। ये दिए थे कि पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव को अलग नहीं किया जाएगा। शैल और जलवायु जो पहली परत है इसकी, तो इसका हो जाएगा सी, दासमैन। अगली तरफ हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। जितना करीब आपका एग्जाम आ रहा है उतने अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। वायुमंडल, केवल आप चैनल से जुड़े रहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। ये प्रश्न आपका, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, बार बार पुटअप करता है। तो आप क्षोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो आपको दोनों में लर्न होना चाहिए कि इंग्लिश पूछ रहा है या हिंदी में पूछ रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इधर उधर घुमाने का प्रयास करता है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना। जो ये आपकी सबसे निचली परत है, ऊंचाई लगभग विषुवत रेखा पर ऊंचाई लगभग इसका 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर होगी। तो आपको नहीं भूलना है, ऊंचाई भी इसकी नहीं भूलना है। और क्षोभ मंडल होगी निचली परत। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियों का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, थकान। कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न बनता है क्षोभ मंडल से, बिजली संबंधी या जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, ये सब घटनाएं किस परत में होती हैं? तो ये भी इसी में होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा। इस तरह का आपका प्रश्न बनता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी, विटामिन सी। एक पढ़ लीजिएगा, आपको एक मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका विटामिन से क्लियर है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो आईपीएस अफसर प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। तो आपको बताना है, ये अमृतसर पंजाब में जन्मी किरण बेदी वर्ष 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस चुनी गई थी, 1972 में। और ये अमृतसर पंजाब की रहने वाली थी। तो किरण बेदी हो जाएगा। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। तो आपका ये होगा, इसमें आपका जो हो जाएगा 142 का बी, काजीरंगा। असम में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया, आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया था, असम वाला। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। तो आपका ये हो जाएगा, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने जो लावा से होता है उससे हुआ है। ठंडा हो जाता है तो जमने से होता है, इसका बेसाल्ट हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण एक बेसाल्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट,
पेगमेमाइट और डायरोमाइट होता है, डायोराइट होता है। ये 2-3 एग्जाम्पल इसके हैं, हो सकता है अगली बार एग्जाम में आपको ये मिल जाए। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आप बहुत अच्छा प्रश्न, ट्रोपोस्फीयर, देखिए इंग्लिश का जिक्र किए थे हम आप लोग, इंग्लिश मिला हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो आप जानते हैं, अभी हम आप लोगों से जिक्र कर रहे थे कि पहले ही ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर, आपका हो जाएगा समताप मंडल जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल, और वायुयान के चलने के लिए यही सतह जो होती है स्टेबल होती है, इसी पे चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, कहाँ पे हैं, कौन सी शैलें हैं आपको बताना है। तो आपका अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ज्वालामुखीय। तो ये आपकी ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, लगभग यह 75% भाग को घेरे हुए है। बाकी भाग पर 25% जो भाग आपका है उसमें आग्नेय शैल पाई जाती है, आग्नेय पाई जाती है तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। लेकिन अवसादी चट्टानें जो होती हैं द्वितीय चट्टान भी इनको कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र, फिर आपसे प्रश्न पूछा है लगातार, फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। घुमा करके एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है तो आप सिस्मोग्राफ लगा देंगे, चुपचाप सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, कभी बैरोमीटर कभी सिस्मोग्राफ, इस तरह से आपके प्रश्न आते रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, 22 दिसंबर होता है, क्योंकि 22 दिसंबर दिन सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है तथा रात सबसे छोटी हो जाएगी। स्वाभाविक है, जब दिन सबसे लंबा होगा तो रात सबसे छोटी होगी, और रात सबसे बड़ी होगी तो दिन सबसे छोटा होगा, ये तो स्वाभाविक है दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा आपको बताना है। एक प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है आपका, यह आपका फाकलैंड धारा, मोजाम्बिक धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राज़ील धारा। तो आपको इसमें बता देना है, ये आर्कटिक महासागर की ठंड जलधारा फाकलैंड है, ए इसका राइट आंसर। ये आर्कटिक सागर का ठंड जलधारा फाकलैंड है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट अर्जेंटीना में जो है यहाँ तक प्रवाहित होता है ये, और यह जो होता है धारा हिमखंड अमेरिका से काफ़ी दूर तक है आ जाते हैं, इसमें यातायात प्रभावित होता रहता है, तो ये आपका फाकलैंड धारा हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट का, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो आप बिहू के साथ चलेंगे तो आप चलेंगे असम के साथ, असम या असम लिखा रहेगा तो आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि बिहू वहाँ का लोक नृत्य है। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, आपके जो भी दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उनसे बता दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो आप इसमें जानते हैं, आप खाद्य जाल कहते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह जो होता है उसको खाद्य श्रृंखला कही जाती है, क्योंकि सीधी कड़ी के रूप में ये नहीं होती हैं, एक दूसरे के परस्पर संबंध द्वारा समूह बनाती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो आपका ये हो गया लास्ट 150 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लोग पूरा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत फुल शेयर कीजिएगा जिससे कुछ सपोर्ट हो सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, लगभग आपका 1 महीने का समय बचा हुआ आपकी तैयारी के लिए, तो आप लोग थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, जिससे आप लोग टेट क्वालिफाई करके, और वैकेंसी आने वाली है तो सुपर टेट भी क्वालिफाई करके और एक जगह आपको मिल जाए, एक स्थान आपका हो जाए और आप भी शिक्षक बन जाएं। धन्यवाद।